हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। इसकी आंसर की भी आ गई है। आप सबकी आंसर की भी देख रखी होगी। आपके कितने कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आपको बता दूं कि इस एएलपी सीबीटी फर्स्ट में बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चनों का मैं आपको आंसर की से एनालिसिस करवा रहा हूं। 25 तारीख को 3 शिफ्ट हुई थी। तीनों शिफ्टों की अलग अलग वीडियो मैंने डाल रखी है। तीनों शिफ्टों में बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। 26 तारीख की भी मैंने 2 वीडियो डाल दी है, पहली शिफ्ट की और सेकंड शिफ्ट की। इस वीडियो में मैं आपको 26 तारीख को जो तीसरी शिफ्ट हुई है उसमें बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन होगा, जो आपके एग्जाम में ऑप्शन आए हैं वही आपके ऑप्शन होंगे। उसको बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में सीखने वाले हैं, ताकि अगर आप आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई की अगर आप आगे एग्जाम देते हो तो फिर आपको वहां पर फायदा मिलेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यह रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना। जाइलम उत्तक के कौन से तत्व फर्श पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है केवल वाहिका, ऑप्शन नंबर बी है वाहिका और जाइलम रेसे, ऑप्शन नंबर सी है वाहिनिका और जाइलम रेसे, ऑप्शन नंबर डी है वाहिका और वाहिनिका। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो, आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का जाकर के ज्वाइन कर लेना। हर रोज मैं 15 क्वेश्चन का टेस्ट करवाता हूँ। लगभग 650-700 स्टूडेंट हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं, हर रोज टेस्ट देते हैं। आप भी दीजिए ताकि आपको भी आगे आने वाली एग्जाम के लिए फायदा मिलेगा। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर डी, वाहिका और वाहिनिका। देखो जो जाइलम उत्तक होता है, जाइलम उत्तक ये 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से? एक होता है वाहिका, दूसरा होता है वाहिनिका, तीसरा होता है जाइलम रेसे और एक होता है जाइलम मृद्युतक। ये 4 प्रकार के तत्व होते हैं। ये चारों प्रकार के तत्व मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये 4 प्रकार के तत्व मिलकर भैया जाइलम उत्तक का निर्माण करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जाइलम उत्तक के कौन से तत्व फर्श पर जल संवहन चैनल बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया वाहिका और वाहिनिका। यानी कि ये 2 प्रकार के जो उत्तक होते हैं ये किसका निर्माण करते हैं? जल संवाहक चैनल का निर्माण करते हैं। देखो, जाइलम और फ्लोएम ये 2 प्रकार के टिश्यू है और यहां से आपकी प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप आरआरबी ग्रुप डी ले लीजिए, एनटीपीसी ले लीजिए, एलपी टेक्नीशियन ले लीजिए, आरआरबी जेई ले लीजिए, आरपीएफ एसआई ले लीजिए। इन सभी परीक्षाओं में जाइलम और फ्लोएम से पिछले अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखते हो तो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इस बार भी देखने को मिले हैं और आगे आने वाली जो एग्जाम है वहां पर भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो जाइलम का कार्य आपको पता होना जरूरी है, फ्लोएम का कार्य आपको पता होना जरूरी है। देखो, अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम का कार्य क्या है? जड़ से पत्तियों तक किसको पहुंचाना? जल में जो खनिज लवण होते हैं उन खनिज लवणों का संवहन, ये कार्य होता है भैया किसका? जाइलम का। अरे भाई ये बताओ मुझे, एक जो पौधा होता है उस पौधे को वाटर यानी कि पानी, जिसे आप जल भी कह सकते हो, जल और जो खनिज तत्व होते हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं? अरे भाई मिट्टी से प्राप्त होते हैं। जड़ों के द्वारा ही तो वो अपने पास रखते हैं। भाई जड़ों के द्वारा ही तो उन चीजों को अवशोषित करते हैं, जैसे कि जल हो गया, खनिज तत्व हो गए, है कि नहीं है? इनको अवशोषित करते हैं पेड़ पौधे।
मिट्टी से। तो जड़ों में पाया जाता है जाइलम उत्तक, जड़ों से लेकर के पूरे पौधे तक। ये नहीं है सिर्फ जड़ों में ही पाया जाता है, वैसे पूरे पौधे में ही पाए जाते हैं जाइलम और फ्लोएम। लेकिन जो जाइलम का कार्य होता है वो जड़ से लेकर के पत्तियों तक जो जल और जो खनिज लवण होते हैं उनका संवहन करवाना है भैया। ठीक है, एक होता है फ्लोएम। अब ये फ्लोएम क्या करता है, तो आप सभी को पता है पत्तियों में क्या है, प्रकाश संश्लेषण के तहत भोजन का निर्माण होता है। तो पत्तियों से पौधोत्पादक के अन्य भागों तक, अब वो तना हो गया, जड़ हो गई, आप ये भी कह सकते हो अन्य भागों तक किसका ट्रांसपोर्ट करवाता है, खाद्य पदार्थों का, या आप कह सकते हो भोजन का, खाद्य पदार्थों का संवहनीय उत्तक तो है ये जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों क्या है, संवहनीय उत्तक है भैया। क्या है ये, संवहनीय उत्तक है, संवहन करवाने का काम करते हैं। तो याद रखना है आपको, जो जाइलम होता है ये जड़ से पत्तियों तक जल और खनिज लवणों का संवहन करवाता है, और जो फ्लोएम होता है वो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत भोजन बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो उस ग्लूकोज को पादप, पत्तियों से लेकर के पादप के जितने भी अन्य भाग हैं उन सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है कौन, फ्लोएम। ये टिश्यू होते हैं भैया जैसे हमारे शरीर में टिश्यू होते हैं ना उत्तक, वैसे ही पादपों में टिश्यू होते हैं। एक होता है जाइलम उत्तक और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम उत्तक 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना होता है, वाहिका, वाहिनिका, जाइलम रेशे और जाइलम मृदु उत्तक। ये तो मैंने आपको बेसिक जानकारी बताई है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ना जाने एएलपी सीबीटी फर्स्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है जाइलम के कार्य से, कि भाई जाइलम का कार्य क्या है। मैं आपको पहले ऑलरेडी किसी न किसी शिफ्ट में करवा चुका, तो आगे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आरआरबी ग्रुप डी में फिक्स है, पक्का आएगा। अभी किस शिफ्ट में दे दे वो आपकी किस्मत है। एक फूलों से भी क्वेश्चन आता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम क्यों करते हैं, ताकि उस कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से पढ़ सके। जैसे कि ये क्वेश्चन है, आप जाइलम और फ्लोएम से पूछ लिया, तो इसका मतलब ये है कि जाइलम और फ्लोएम को आप बहुत अच्छे से पढ़ लो, ताकि अगर वापिस देखो, रेलवे की आदत रही है रिपीटेड क्वेश्चन होगी, तो आप क्यों देखते हो पुराने क्वेश्चन, क्यों देखते हो, ताकि उनका जो कॉन्सेप्ट है, भाई किस जगह से क्वेश्चन पूछ रहा है रेलवे, तो उन कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से पढ़ सको, ताकि अगर भविष्य में यहां से क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर इजी तरीके से दे सको। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम आपको समझ में आ गया। जाइलम का क्या कार्य है, जल और खनिज लवणों का संवहन, और फ्लोएम का कार्य क्या है, खाद्य पदार्थों का संवहन। जाइलम 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना होता है, वाहिका, वाहिनिका, जाइलम रेशे और जाइलम मृदुत्तक। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो जल संवाहक चैनल किन तत्वों से मिलकर के बना होता है, वाहिका और वाहिनिका से मिलकर के बना हुआ होता है जाइलम उत्तक के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लिया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में वेरीगेटेड लीव्स पाई जाती है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए क्रोटोन, ऑप्शन नंबर बी है केला, ऑप्शन नंबर सी है गुलाब, ऑप्शन नंबर डी है नीम। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो, वेरीगेटेड लीव्स क्या होती है, इसे हिंदी में कहा जाता है विविध प्रकार की पत्तियां, या विविध प्रकार की पत्तियां, विविध प्रकार के पत्तियां, या फिर आप कह सकते हो कि विविध रंग की पत्तियां, विविध रंग की पत्तियां। ठीक है, तो अब बता सकते हो कि निम्नलिखित में से किस पौधे में वेरीगेटेड लीव्स यानी कि विविध रंग की पत्तियां पाई जाती है। आपके सामने ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए क्रोटोन, ऑप्शन नंबर बी है केला, ऑप्शन नंबर सी है गुलाब, ऑप्शन नंबर डी है नीम। देखो, आपने कुछ पत्तियां है ना वो ऐसी देखी होगी जो हरी भी होती है और पीली भी होती है,
कुछ आपने ऐसी पत्तियां भी देखी होगी जो हरी भी होती है और उसी का ही कुछ पार्ट सफेद भी होता है। वैसे ही आपने कुछ पत्तियां ऐसी भी देखी होगी जिसका कुछ पार्ट हरा होता है और कुछ पार्ट पीला होता है। यहां पर से हम ऐसे ही बात कर रहा है, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा क्रोटन। जो क्रोटन पादप होता है उसकी जो पत्तियां होती है वो वेरीगेटेड लीव्स यानी कि विविध रंग की पत्तियां होती है। ना तो केले की होती है, ना गुलाब की होती है, ना नीम की होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोटन। अगर वेरीगेटेड लीव्स का उदाहरण अगर आपसे पूछे तो आपको क्या आंसर करके आना है? क्रोटन। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? वेरीगेटेड लीव्स का मतलब क्या होता है? विविध रंग की पत्तियां, यानी कि पत्तियों का कुछ हिस्सा हरे रंग का होगा, कुछ हिस्सा पीले रंग का हो सकता है। जैसे कि कुछ पत्तियां है उनका हिस्सा हरे रंग का है। अब हरा रंग का है तो किसके कारण होता है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और कुछ पत्तियों का जो रंग होता है, कुछ हिस्सा जो होता है वो सफेद रंग का भी होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? क्रोटन, याद रखना। चले सेकंड क्वेश्चन की ओर। ओके, सॉरी सेकंड क्वेश्चन तो हो गया ना, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले, ओके भैया। देखो भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जो प्रतिवर्ती चाप है वो तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी है मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी है मध्यांश। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखो एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं। तंत्रिका तंत्र से अब की बार मैं लगभग 5 शिफ्ट के क्वेश्चन तो आपको करवा चुका। 25 तारीख की तीनों शिफ्टों के पेपर में आपको करवा चुका। 26 तारीख के 2 शिफ्ट के पेपर में आपको ऑलरेडी करवा के आ चुका हूं। ये 26 तारीख की तीसरी शिफ्ट का पेपर के बायोलॉजी के क्वेश्चन है। मैंने पिछले 5 पेपरों में ये देखा कि तंत्रिका तंत्र वाले चैप्टर से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छे लेवल के नहीं है लेकिन अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग मुझे 5 में से लगभग 3 या 4 3 शिफ्ट में तो मुझे तंत्रिका तंत्र वाले चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिला है मेरे भाई। और एक प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम पुष्पों के बारे में पढ़ते हैं, पुष्पों की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, नर पुष्प के बारे में पढ़ते हैं, मादा पुष्प के बारे में पढ़ते हैं, पोलिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इससे हमें ये चीज सीखनी है कि तंत्रिका तंत्र वाले चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और प्लांट मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर को भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। विशेषकर प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम जड़, तना, पत्ती, फल, फूल इन सबके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन आपको पुष्पों के बारे में तो जरूर पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। और एक तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम वाला जो चैप्टर है जिसमें हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में भी आपको जरूर पढ़ना है। ये चैप्टर नर्वस सिस्टम से ही पूछा गया है, आपको प्रतिवर्ती चाप क्रियाओं के बारे में पूछा गया है। तो अगर मैं आपसे सिंपल तरीके से अगर यही क्वेश्चन पूछूं कि कौन प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है, तो आप तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमाया है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रतिवर्ती चाप है वो तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं। अरे भैया कितना ही घुमा लो, आंसर तो वही होगा, स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि जब हम स्पाइनल कॉर्ड का नाम लेते हैं ना, मेरुरज्जु का नाम लेते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, वो आती है भैया प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं। अब ये प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है? तो अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में कहूं, अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं, तो प्रतिवर्ती क्रियाएं वह क्रियाएं होती है जिसमें हम दिमाग का यूज नहीं करते हैं। लेकिन इस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगी। अगर मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और दूं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी कि भैया प्रतिवर्ती क्रियाएं होती क्या है। कभी कभी हम खाना बनाते रहते हैं, स्टूडेंट की लाइफ में तो अक्सर ये होता रहता है, हमारा ध्यान कहीं फोन में रहता है या किसी दूसरी तरफ रहता है। तो कभी कभी खाना बनाते समय तवे पर अगर हमारी अंगुली जा चिपकती है या अंगुली रखने में आ जाती है तवे पर, क्योंकि तवा गर्म होता है खाना बनाते टाइम, तो तुरंत आप हाथ को पीछे हटा लेते हो। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया के कारण ही होता है। और इस प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है, मेरुरज्जु करता है। जैसे ही गर्म तवे पर हाथ रखा आपने या गर्म किसी चीज पर हाथ रखा तो तुरंत आप हाथ को हटा लेते हो। ये प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ही आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और पैर पर अचानक कांटा चुभ, कहने का मतलब यानी कि पैर पे अचानक कांटा चुभ जाता है, तो आप तुरंत पैर को ऊपर उठा लेते हो। उठाते हो या नहीं उठाते? वो भी एक प्रतिवर्ती क्रिया का ही उदाहरण है। जैसे कि आप
एक बंद कमरे से, यानी कि मान लीजिए मकान से अगर आप बाहर जाते हो गर्मियों के दिनों में, तो आपने देखा होगा हमारी जो आंखों की पुतली है वो अचानक छोटी हो जाती है। वो प्रतिवर्ती क्रिया का ही उदाहरण है। या फिर बाहर धूप से आप एक बंद कमरे में आते हो जिसमें अंधेरा हो, तो यहाँ पर जैसे ही अंधेरे रूम में आते ही तुरंत आपकी आंखों की जो पलकें हैं वो खुल जाती है। ये सब प्रतिवर्ती क्रिया का ही उदाहरण है। इसमें दिमाग का कोई यूज नहीं होता है। और इस प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य कौन करती है? मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड करती है। तो ये चीज भी याद रखना है। अब पिछले 2-3 शिफ्टों में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस नर्वस सिस्टम से, वो भी मैं आपको करवा देता हूं। एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा गया था कि भाई जो स्पाइनल कॉर्ड है, अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में तो आप सभी जानते हो, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या करता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है कि नहीं? दूसरा है आपका ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जो नर्वस सिस्टम के किस हिस्से में, नर्वस सिस्टम के किस हिस्से में, यानी कि तंत्रिका तंत्र के किस हिस्से में हम स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु और ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं? तो भैया वो हिस्सा कौन सा है? वो है भैया CNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वह हिस्सा है या नर्वस सिस्टम का वह भाग है जिसमें हम स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु और ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नर्वस सिस्टम के किस हिस्से में, यानी कि किस पार्ट में हम स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं। और पूछा गया था, एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपसे इस RRB ALP CBT फर्स्ट में। देखो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, इससे निकलती है स्पाइनल नार्व, और इस स्पाइनल नार्व यानी कि मेरु तंत्रिकाएं, और इन मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? ये होती है भैया 31 जोड़ी। कितनी होती है? ये 31 जोड़ी होती है। और ये मेरु तंत्रिकाएं कहां से निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड से। इनका काम क्या होता है? इस स्पाइनल कॉर्ड तक सूचनाओं को लाना और ले जाना। ठीक है। इस ब्रेन से भी कुछ तंत्रिकाएं निकलती है, उन्हें कहा जाता है क्रेनियल नर्व। और इन क्रेनियल नर्व का मतलब क्या है? इसे हिंदी में कहा जाता है कपालीय तंत्रिकाएं। और ये कपालीय तंत्रिकाएं करती क्या है? तो ये आपके ब्रेन तक सूचनाओं को लाने व ले जाने का काम करती है। ठीक है। तो क्रेनियल नर्व की संख्या होती है 12 जोड़ी। तो आपसे आपके एग्जाम में पिछली बार रेलवे ग्रुप डी में NTPC अगर JEE के आप पेपर उठा करके देखते हो तो वहां पर बहुत सारे शिफ्टों में डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रेनियल जो नर्व होती है, जो कपालीय तंत्रिका होती है, उनकी संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है। एक जोड़ी में 2 नंबर होते हैं, यानी कि 12 जोड़ी है तो उनकी संख्या कितनी हो गई? 24 हो गई। ठीक है। अगर स्पाइनल नर्व के बारे में पूछा जाए कि स्पाइनल नर्व की संख्या कितनी है, तो ये 31 जोड़ी है भैया। टोटल अगर आप 31 और 12 को जोड़ोगे तो कितना आएंगे? 43 आएंगे। 43 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है भैया हमारे शरीर में। तो याद रखना, कभी डायरेक्ट हिस्सा भी पूछा जा सकता है। तो एक शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? एक शिफ्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई जो स्पाइनल नर्व है और जो क्रेनियल नर्व है, इसे नर्वस सिस्टम के किस हिस्से में पढ़ते हैं? यानी कि ये नर्वस सिस्टम है, यानी कि ये जो तंत्रिका तंत्र है, इसके किस भाग का हिस्सा है भैया ये? यानी कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, दोबारा से समझना। क्वेश्चन क्या पूछा था कि भाई जो स्पाइनल नर्व है, यानी कि जो मेरु तंत्रिकाएं है, और जो क्रेनियल नर्व है, जो कपालीय तंत्रिकाएं है, ये दोनों मिलकर नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र का कौन से भाग का निर्माण करती है? यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन से भाग का निर्माण करती है? ये दोनों करती है भैया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है PNS, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हिंदी में कहा जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो दोनों के बारे में आपको पता होना जरूरी है। और एक शिफ्ट में न्यूरॉन की संरचना से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो न्यूरॉन की संरचना के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। साइटोन, डेंड्रोन, एक्सोन, सिनेप्स, माइलिन शीथ, है कि नहीं है? सारी चीजें पढ़ा रखी है। और तंत्रिका कोशिका के बारे में तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको पता होना जरूरी है कि नहीं है? तो यहां तक बात क्लियर है?
तो अब आपको समझ में आ गया है कि जो प्रतिवर्ती चाप है वो तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में, मेरुरज्जु में बनते हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चले। ओके, देखो भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी है लाइसोसोम। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ध्यान से समझना मेरी बातों को, क्योंकि यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है अंत्यपर्दवी जालिका। क्या कहा जाता है? अंत्यपर्दवी जालिका हिंदी में कहा जाता है। इसकी संरचना आप देखते हो तो ये चपटी होती है और नलिकाकार होती है। चपटी होती है और ये नलिकाकार होती है, और ये कहाँ होती है भैया? तो ये केंद्रक की जो बाहरी झिल्ली होती है उस केंद्रक की बाहरी झिल्ली से जुड़ी हुई संरचना होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक की जो बाहरी झिल्ली होती है, इस बाहरी झिल्ली से जुड़ी हुई संरचना होती है। केंद्रक की बाहरी झिल्ली से जुड़ी हुई संरचना होती है। जुड़ी हुई क्या होती है? जुड़ी हुई संरचना होती है। डायग्राम बना ले एक छोटा सा, जैसे कि ये क्या है? ये आपकी एक कोशिका है, ठीक है। और इस कोशिका में क्या होता है? केंद्रक होता है। आप सबको पता है केंद्रक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। तो इस तरीके से इसकी संरचना होती है, ठीक है। इस तरीके से केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रक के अंदर होता है भैया केंद्रिका। केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रक के अंदर होता है भैया केंद्रिका। गलत बना दिया, केंद्रिका गलत लिख दिया ना, इसको सही करते हैं। केंद्रक के अंदर होता है भैया केंद्रिका। क्या होता है? केंद्रिका, ठीक है। और जो केंद्रिका होती है, ये केंद्रिका किसका निर्माण करती है? ये केंद्रिका निर्माण करती है मेरे भाई राइबोसोम का। किसका? राइबोसोम का, ठीक है। किसका निर्माण करेगी? राइबोसोम का। और राइबोसोम ये प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। किसके निर्माण में सहायक होता है? ये प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इसकी संरचना किस तरीके से होती है? मैंने आपको एक चीज लिखाई है कि जो अंत्यपर्दवी जालिका होती है वो केंद्रक की जो बाहरी झिल्ली होती है, इस बाहरी झिल्ली से जुड़ी हुई एक संरचना होती है। देखो, कुछ इस तरीके से ये चपटी होती है और नलिकाकार होती है भैया। इस तरीके से, इस तरीके से आपको संरचना देखने को मिलती है। इस तरीके से आपको संरचना देखने को मिलती है। बताओ, इस तरीके से संरचना आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप कोशिका की संरचना देखोगे तो कोशिका की संरचना में केंद्रक झिल्ली से सटी हुई आपको जो संरचना दिखाई देती है, उस संरचना को क्या कहा जाता है? उस संरचना को कहा जाता है भैया ईआर। शॉर्ट फॉर्म में आप ईआर कह सकते हो, वैसे इसका पूरा नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंत्यपर्दवी जालिका। अंत्यपर्दवी जालिका, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। मैंने आपसे एक काम कहा, एक चीज कही कि भाई केंद्रक के अंदर क्या होती है? केंद्रिका होती है। याद रखना, इस केंद्रिका की खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये केंद्रिका है, ये राइबोसोम का निर्माण करती है, और राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। तो केंद्रक जो झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली जो होती है वो दोहरी परत वाली होती है। तो इस केंद्रक से, इस केंद्रिका से ये राइबोसोम खा जाएंगे भैया। इस केंद्रक झिल्ली से होते हुए यहाँ पर अंत्य जो पर्दवी जालिका है, इस पर आकर के इकट्ठे हो जाएंगे। इस पे आकर क्या हो जाएंगे? इस पे आकर इकट्ठे हो जाएंगे। इस पे आकर के इकट्ठे हो जाएंगे। तो आपने देखा कि कुछ अंत्यपर्दवी जो जालिका होती है उस पर राइबोसोम है, और
कुछ अंतःपर्दवी जालिका है जिस पर राइबोसोम नहीं है। तो जिस अंतःपर्दवी जालिका पर राइबोसोम उपस्थित है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। उससे हम क्या कहेंगे? खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका कहेंगे। अंतःपर्दवी जालिका कहेंगे। क्योंकि खुरदरी क्यों है? क्योंकि इस पर क्या हुआ है, जैसे कि एक सड़क है और सड़क पर बहुत सारे कंकर है तो वो खुरदरी हो जाती है कि नहीं है? है कि नहीं है? वैसे ही यहां पर ये चपटी नलिकाकार जो संरचना आपको दिखाई दे रही है उसे हम अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। इस पर राइबोसोम बिखरे हुए हैं तो इसलिए हमने इसे क्या नाम दे दिया? खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका नाम दे दिया। अब इस खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका पर क्या उपस्थित है? इस पर राइबोसोम उपस्थित है। तो राइबोसोम किसका निर्माण कर रहे हैं? प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका होती है ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। ये किस में सहायक होती है? ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। इतनी बात क्लियर है? और कुछ अंतःपर्दवी जालिका आपको ऐसी दिखाई दे रही है जिस पर कोई भी राइबोसोम नहीं है, ठीक है, तो उसे हम कह देंगे भैया चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। क्या कह देंगे? चिकनी अंतःपर्दवी जालिका कह देंगे। चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। और याद रखना इस खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका और चिकनी अंतःपर्दवी जालिका का कार्य आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका क्या कर रही है? खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। और याद रखना जो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका होती है, ये चिकनी अंतःपर्दवी जालिका क्या करती है? ये वसा के संश्लेषण में सहायक होती है, लिपिड सिंथेसिस में सहायक होती है, वसा के संश्लेषण में सहायक होती है। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो एएलपी सीबीटी फर्स्ट के एक शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी अंतःपर्दवी जालिका है जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होती है। तो कौन सी है? वो है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। और चिकनी अंतःपर्दवी जालिका ये वसा के संश्लेषण में सहायक होती है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन होगी? जो केंद्रक के पास होगी वो ज्यादा स्थायी होगी, हर हमेशा याद रखना है आपको। तो जो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका होती है वो ज्यादा स्थायी होती है, ठीक है। और जो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका है ये भैया केंद्रक से दूर होगी तो ये कम स्थायी होगी। लेकिन अब तक हम क्वेश्चन पर नहीं पहुंचे हैं क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है। याद रखना है आपको पता है कोशिका झिल्ली ये रहा भाई। इस कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है जंतु कोशिका में वो होता है कोशिका झिल्ली। तो ये कोशिका झिल्ली बना दिया मैंने। केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में क्या होता है? कोशिका द्रव होता है कि नहीं? साइटोप्लाज्म होता है जिसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, बहुत सारी चीजें होती है कि नहीं? लेकिन इस केंद्रक झिल्ली के अंदर भी द्रव होता है एक, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जिसे केंद्रक द्रव कहते हैं। तो ये जो अंतःपर्दवी जालिका होता है, यानी कि ये जो अंतःपर्दवी जालिका है इसका काम क्या है? जो कोशिका द्रव है और जो केंद्रक द्रव है इन दोनों के बीच में पदार्थों का परिवहन करवाना। पदार्थों का क्या करवाना? परिवहन करवाना। तो आपसे आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कोशिकांग है भैया जो कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों में आपको पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है। तो याद रखना मेरे भाई कौन सा है वो कोशिकांग? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, शॉर्ट फॉर्म में कहे तो ER है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतःपर्दवी जालिका हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेल वाला चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके देख लेना। 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में, NTPC में, LP टेक्नीशियन में, RRF में, RPF में जितने भी आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूं। किस बैच में? जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच की क्लासें आपको देखने को मिलेगी प्लेलिस्ट में, वहां जाकर के देख लेना भैया। सेल वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करवा रखा है, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवा रखे हैं और इस चैप्टर की थ्योरी भी करवा रखी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैंने अलग से भी क्लास ले रखी है, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सेल वाले चैप्टर का और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का, दोनों को देख लेना।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जो रक्त है वो शरीर के शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड किसमें छोड़ने के लिए लाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 गर्सिका, ऑप्शन नंबर बी है कुपिका, ऑप्शन नंबर सी है आमाशय, ऑप्शन नंबर डी है आंत। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर बी कुपिका। देखो अगर जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा स्टूडेंट होगा वो तो इस क्वेश्चन को देखते ही कर देगा। कैसे कर देगा, क्योंकि आप सभी को पता है ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सब गैसें, और जब गैसों के आदान प्रदान की बात की जाती है तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं इन चीजों के बारे में, श्वसन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। यहां पर आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, कि रक्त में शरीर के शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड किसमें छोड़ने के लिए लाता है, या फिर रक्त शरीर के शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड किसमें छोड़ने के लिए लाता है। बताओ किसमें छोड़ने के लिए लाता है रक्त शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को। आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, सभी अंग जो होते हैं वो उत्तकों से मिलकर के बने हुए होते हैं, और सभी जो उत्तक होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिकाओं का समूह ही क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है, और ग्रुप ऑफ टिश्यू उत्तक कहलाता है, सॉरी अंग कहलाता है, ऑर्गन्स यानी कि अंग कहलाते हैं। यानी कि आपके शरीर में अनगिनत क्या है, कोशिकाएं हैं, ये तो आप सब जानते हो। तो कोशिकाओं में एक प्रोसेस होती है सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये कोशिकीय श्वसन है क्या, तो हमारी कोशिकाओं में जो भोजन का अंतिम रूप होता है वो होता है ग्लूकोज C6H12O6। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। देखो आपने जो कुछ भी खाया, पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि आप जो कुछ भी खाते हो भोजन का जो अंतिम रूप होता है, जो आपकी कोशिकाओं के पास पहुंचता है, वो ग्लूकोज के रूप में पहुंचता है। ध्यान से समझना इस बात को, बहुत गहराई है इस क्वेश्चन में। अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं सुना तो कहीं ना कहीं आपको मिस हो जाएगा, फिर रटते रहना। मैं कह रहा हूं कि भोजन का जो अंतिम रूप होता है वो होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, और इससे किस किस का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। और हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो किस रूप में बनती है, वो ATP के रूप में बनती है। RRB ALP CBT फर्स्ट के एक पेपर में आपसे इस ATP की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी मेरे भाई, तो आपको पता होना जरूरी है कि ATP का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये ATP का पूरा नाम है मेरे भाई, तो याद रखना है, आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि कोशिकीय श्वसन की प्रोसेस है क्या, तो कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को ही कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। यानी कि आपकी कोशिकाओं में होने वाला जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो जब आप इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ते हो तो यहां पर भैया जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये अपशिष्ट के रूप में निकलते हैं, ये अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बनते हैं। क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा का निर्माण करना। लेकिन यहां पर ऊर्जा का निर्माण के साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और भैया जल भी बन रहा है। कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो जल के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बना लेती है, H2CO3। क्या बना लेती है, H2CO3 बना लेती है मेरे भाई, और ये होता है कार्बनिक अम्ल। लेकिन सारा तो परिवर्तित नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड,
जल के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल में, तो यहां पर कुछ मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस क्या करेगा, ये वापस ब्लड की सहायता से, ये वापस ब्लड की सहायता से, रक्त की सहायता से कहाँ पहुंचेगा, आपके फेफड़ों के पास पहुंचेगा, आपके फेफड़ों के पास पहुंचेगा, और फेफड़ों से फिर ट्रेकिया से होते हुए आपके मुंह की सहायता से, नाक या फिर मुंह की सहायता से शरीर से बाहर निकल जाएगा। यानी कि जब हम सांस लेते हैं, तो नाइट्रोजन 78% होती है वायु में, आप सभी को पता है। ऑक्सीजन जो होती है वो 21% होती है, आप सभी को पता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 0.03% होती है, और बाकी की अदर गैसें होती है। तो जब भी आप श्वास लेते हो तो ये सारी गैसें आपके फेफड़ों तक पहुंचती है। आपके फेफड़ों की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कूपिका, अंगूर के गुच्छे के समान आपने संरचना देखी होगी, गूगल पर भी देखा होगा आपने, किताबों में भी पढ़ा होगा। अंगूर की जो संरचना होती है, अंगूर के जो गुच्छे होते हैं, उसके जैसे हमारे फेफड़ों में कुछ संरचनाएं होती है जिन्हें कहा जाता है कूपिका, या फिर एल्विओली कहा जाता है, एल्विओली, कूपिका कहा जाता है। इस कूपिकाओं में एक प्रोसेस होती है विसरण। इस विसरण में हमेशा उच्च दाब वाला अणु जो होता है वो निम्न दाब वाले अणु की ओर जाता है, हमेशा उच्च दाब वाला अणु जो होता है वो निम्न दाब वाले अणु की ओर जाता है। इस प्रोसेस के तहत आपकी जो फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई होती है वायु कूपिका या फिर कूपिका या एल्वियोली, इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त जो होता है वो शरीर के शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड किस में छोड़ने के लिए लाता है, तो कोशिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कोशिकाओं में कोशिका शोषण की प्रोसेस होती है, क्योंकि कोशिका मिलकर ही उत्तकों का निर्माण करती है, उत्तक मिलकर ही अंग का निर्माण करते हैं। आपके शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, यानी कि बहुत सारी कोशिका होती है। आपके शरीर में जो चीज भी आपको दिखाई दे रही है वो कोशिका से मिलकर के बनी हुई होती है मेरे भाई। तो आपके पूरे शरीर में कोशिका होती है, और कोशिकाओं में देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है भैया। जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड की सहायता से खाता आपके फेफड़ों के पास आता है, और फेफड़ों में खा ला करके छोड़ता है। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, कोशिकाओं में होता है, एल्वियोली में होता है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन इजी है, लेकिन इसकी जो समझ, इसकी जो गहराई है वो अच्छी है। इस गहराई के लिए आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र वाले चैप्टर की आवश्यकता है। अगर आपको श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर नहीं आता है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लेना। नहीं तो चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, मैंने बायोलॉजी के सारे चैप्टर करवा रखे हैं, सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआर जेईई में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से थ्योरी के साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में बहुत अच्छे लेवल के करवा रखे। और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर के देख लेना। क्योंकि आरआरबी, एएलपी, सीबीटी फर्स्ट में बायोलॉजी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ से, रीजनिंग से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सब क्वेश्चनों की पीडीएफ मैंने भैया टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। हर रोज 15 क्वेश्चन का टेस्ट लेता हूं, जिसमें 5 फिजिक्स के होते हैं, 5 केमिस्ट्री के होते हैं, 5 बायोलॉजी के होते हैं। 650 से 700 स्टूडेंट हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं। 7,500 से 8,000 स्टूडेंट हमारे पास अभी यूट्यूब चैनल पर है। तो अगर 7,500 में से अगर 1,000-2,000 भी अगर आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाते हो, जितने भी मेरे पढ़ने वाले छोटे बड़े भाई बहन हैं, तो जाओ, आपको जरूर फायदा मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आपका रिवीजन हो जाएगा रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की एग्जाम तक मेरे भाई। जाकर के ज्वाइन कर लेना। और जो रेलवे से संबंधित जो नई सूचना आती रहती है उनके लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बताता रहता हूँ। चलिए, टेलीग्राम चैनल पर उनकी पीडीएफ डालता रहता हूँ, उनके नोटिफिकेशन जो आते हैं, उनके जो नोटिस आते हैं वो मैं डालता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। आगामी आने वाली जो वीडियो है उनके बारे में, आगे आने वाले जो कोर्सेज है, आगे आने वाले जो चैप्टरों किस तरीके से हम पढ़ाते हैं, वो सारी सूचना आपको टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। एक सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसके बारे में और देख लेते हैं, फिर आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। वैसे ही 40 मिनट हो चुकी है, बहुत अच्छी क्लास रही है आज की हमारी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चले, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा प्रजनन करता है।
मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका भैया, है कि नहीं है, और लगभग वो हर रोज यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम, केंचुआ, तिलचट्टा, है कि नहीं है, जोक, जैसे अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे के एग्जाम हो, चाहे एसएससी के एग्जाम हो, चाहे और किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। हाइड्रा के बारे में तो विशेषकर आपको याद रखना है, जितने भी एक कोशिकीय जीव है उन सभी के नाम याद कर लेना, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है भैया वो होता है हाइड्रा में। ठीक है, पहले भी बता चुका कि मुकुलन किस तरीके से होता है। तो आशा करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे पहले की क्लासें नहीं देखी है आपने, 5 क्लास हो चुकी है भैया आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट के आंसर की एनालिसिस की। बायोलॉजी के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, प्रत्येक शिफ्ट के अलग से जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रत्येक शिफ्ट में, वो सभी क्वेश्चनों के यहाँ पर मैं आपको एनालिसिस करवा रहा हूँ बायोलॉजी के क्वेश्चन का। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं लिया है तो एक बार हट जाता हूँ, ले लीजिए। आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।